Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 20 for the class 11th. We are discussing the chapter states of matter. आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा बिकॉज लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई थी एनसीईआरटी बुक से लेके तो आज का वीडियो लेक्चर जो है ये बेसिकली एक टॉपिक रह गया था दैट इज डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर 20 में हम यही पढ़ेंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस यूनिट के लिए, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। देखो ये प्रेशर्स के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे गैसेस की बात करती है। गैसियस स्टेट में एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट दिया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था जॉन डाल्टन। सबने नाम सुना है इस साइंटिस्ट का। 1801 की मैं बात कर रहा हूं। 1801 में जॉन डाल्टन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम पड़ा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब क्या है मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसने कहा अगर आप कोई कंटेनर लेते हो, आराम से समझना, अगर आप कोई कंटेनर लेते हो सपोज, उस कंटेनर को पहले ही आपको क्लोज रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आप इसमें गैस डालना चाहते हो तो कंटेनर को आपको क्लोज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कंटेनर ओपन करते हो प्यारे बच्चों तो गैस भाग जाएगा, एस्केप हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक पर्टिकुलर कंटेनर। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, मैंने एक मान लो एक वेसल लिया, ये मैंने कंटेनर यहाँ पे लिया। इस कंटेनर का आप क्या करेंगे, लेट अस सपोज इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है मान लो वो V है, वो मैंने V से रिप्रेजेंट किया। अब आप इस कंटेनर में क्या कर रहे हो काम, आप इस कंटेनर में मान लो एक गैस जो है वो इंसर्ट कर रहे हो। आपने गैस A डाला इसमें, देखिए यहाँ पे आपने गैस A डाला या आपने गैस 1 डाला। चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, आपने एक गैस डाला, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा गैस 1 से, कुछ अमाउंट डाला इसका। जो ही आप इस गैस का अमाउंट इसमें डालोगे तो ये गैस करे। और दूसरी बात, मान लो ये कंटेनर जो है और उसमें जो गैस है वो आप एक फिक्स्ड टेम्परेचर T पे रखोगे। ध्यान रखना, ना ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे और ना ही आप इस वॉल्यूम कंटेनर का चेंज करोगे, ठीक है ना। और आपने क्या किया, आपने एक गैस डाला। जो ही आप देखोगे गैस इस कंटेनर में फैल जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ और अपने आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करके जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। एंड लेट सपोज उस गैस का जो प्रेशर होगा, लेट सपोज उस गैस का जो प्रेशर होगा, मैं कहूंगा वो प्रेशर, लेट सपोज हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P1। देखिए मैंने एक गैस कंटेनर में डाला, वो कंटेनर क्या करेगा, सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है गैस को आप जितनी स्पेस दोगे वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और उस गैस की वजह से सपोज जो एक्सर्ट प्रेशर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट प्रेशर एज इक्वल टू P1, ठीक है ना। अब मान लो मैंने क्या किया, देखिए मान लो मैंने गैस B इंट्रोड्यूस इसमें किया, यानी कि गैस दूसरा डाला इसी कंटेनर में जिसमें मैंने पहले गैस फर्स्ट डाला था। जो ही मैं इसमें गैस सेकंड डालता हूं, ना ही मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं ना ही मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं। तो गैस सेकंड जो होगा, दूसरा गैस जो होगा, उसके मॉलिक्यूल्स भी एक्सर्ट प्रेशर करेंगे। एंड लेट्स सपोज जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गैस सेकंड के मॉलिक्यूल्स, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P2 से। यहां तक सबको क्लियर हुआ। और मान लो इसके बाद मैं इसमें एक और गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपकी मर्जी आप कितने गैस डालना चाहो, मैं यहां पे 3 डालूंगा। और इस गैस की वजह से सिमिलरली जो प्रेशर होगा उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P3 से। सबको क्लियर हुआ। अब देखिए तो इसमें कितने गैस है, इसमें 3 गैस है, 3 गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए तो यहां पे ये जो आपने गैस डाला, गैस 1 गैस 2 गैस 3, तो यहां पे एक्चुअली आ क्या गया,
सर यहां पे आ गया मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब यहां पे एक ही गैस नहीं है, यहां पे तीन टाइप्स ऑफ गैस है, वी कॉल दैट एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैस फर्स्ट की वजह से जो प्रेशर था वो P1 था, गैस सेकंड की वजह से जो प्रेशर था वो था P2, और गैस थर्ड की वजह से जो प्रेशर था वो था P3। तो टोटल प्रेशर में से ये जो गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, हम उन प्रेशर्स को कहते हैं पार्शियल प्रेशर्स। देखिए इस बात को समझिए, टोटल प्रेशर कितना होगा सर? अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? वो होगा इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, वो होगा इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ गैस। तो टोटल प्रेशर को मैं सपोज रिप्रेजेंट करूंगा पी टोटल से, तो पी टोटल कितना होगा? वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बात समझिए, फिलहाल मैं इसको ऐसे ब्लॉक में रखता हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स यही स्टेट करता है दैट द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, the total pressure of a mixture of gases in a particular container having volume V and at a particular temperature is equal to the sum of the partial individual partial pressures of gas। सबको क्लियर हो गया? यही डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो स्टेटमेंट यही है जो मैंने यहां पे आपके सामने रखा। यानी कि मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से इस चीज को क्लियर करूंगा। अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने तीन डिफरेंट गैसेस डाले, गैस 1, गैस 2, गैस 3। उन गैसेस का जो अलग वाला अपना प्रेशर होगा वो मैंने रिप्रेजेंट किया P1, P2, P3 से, ठीक है ना। इनको कहते हैं इंडिविजुअल प्रेशर्स भी और इनको कहते हैं पार्शियल प्रेशर्स भी। तो जो ही आप इन तीनों गैसेस को एक कंटेनर में डालते हो एज मिक्सचर, तो उस गैस का जो टोटल प्रेशर होता है उस मिक्सचर का, वही हमें डाल्टन्स लॉ देता है। वो कहता है डाल्टन्स लॉ, at constant volume of a container and at particular temperature the total pressure of the mixture of all the gases is equal to the sum of the individual pressures, और उन individual pressures को partial pressure भी कहते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में टोटल प्रेशर कितना होगा, वो तीनों की वजह से होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। उसमें जो P1 कहलाएगा अलग से, वो टोटल प्रेशर का एक हिस्सा होगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब है कुछ पार्ट। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इंडिविजुअल प्रेशर उसको पार्शियल प्रेशर्स कहते हैं। तो टोटल प्रेशर जो होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। सबको क्लियर हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं, द डाल्टन्स लॉ स्टेट्स, द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स स्टेट्स दैट द total pressure due to the mixture of a gases in a particular container at particular temperature is equal to the sum of the individual partial pressures of individual gases। यहां तक सबको क्लियर हुआ? देखिए आप, मान लो मैं इस इक्वेशन को नाम रखूंगा इक्वेशन ए। अब ध्यान दे, जरा मैं यहां पे आता हूं, मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंसिडरिंग दीज गैसेस टू बी आइडियल, एंड लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि गैसेस जो है वो आइडियल इन नेचर है। अब ध्यान दे, मुझे बताओ अगर आप गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बताइए गैस ए के लिए, बताइए गैस या फर्स्ट के लिए, गैस फर्स्ट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी? वो बनेगी P1, बिकॉज गैस फर्स्ट के लिए कितना प्रेशर है? P1। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है, वो तो सबके लिए सेम है, V इज इक्वल टू NRT। लेकिन सिंस यहां पे n लिया, मुझे N1 लेना है, यहां पे N1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए। सबको क्लियर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए ये रिप्रेजेंट करेगा। जरा मुझे बताओ गैस बी के लिए क्या होगा, या गैस सेकंड के लिए क्या होगा? सिमिलरली उसके लिए होगा P2 इंटू वी इज इक्वल टू N2RT। जरा पहले इसको चेंज करते हैं, यहां पे बताइए P1 किसके बराबर होगा? P1 तो वॉल्यूम को नीचे डिवाइड कीजिए, वो होगा N1RT डिवाइडेड बाई V। और बताइए P2 किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर N2RT डिवाइडेड बाई V। सबको क्लियर हुआ यहां तक? एंड सिमिलरली मुझे बताइए, सिमिलरली मुझे बताइए P3 किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन? दैट विल बी इक्वल टू N3RT डिवाइडेड बाई V। सबको क्लियर हुआ यहां पे? ठीक है ना, बात सबको समझ आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए इस
को मैं ब्लॉक में रखता हूँ, इसको भी हम ब्लॉक में रखते हैं यहाँ पे P1 और P2 को भी। देखिए अब ध्यान दीजिए तो बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा। सबको समझ आ रहा है? जरा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा टोटल प्रेशर, तो देखते हैं कितना होगा वो। आप देखिए, तो ये समझ आ गया। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अब मैं लिखूंगा therefore PT, that is total pressure due to all gases will be equivalent to, बताइए P1 किसके बराबर है? तो वो है बराबर, चलो मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। अब डालिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। बताइए P1 किसके बराबर है? दैट इज N1 इंटू RT डिवाइडेड बाई V, यही है। बताइए P2 किसके बराबर है? प्लस N2 RT अपॉन V। बताइए P3 किसके बराबर है? दैट इज N3 RT अपॉन V। अब देखिए RT अपॉन V, RT अपॉन V, RT अपॉन E, तो सब में कॉमन है, तो ये मैं कॉमन निकालूंगा। बचा क्या वहां पे? N1 प्लस N2 प्लस N3, यही बचा, इंटू RT डिवाइडेड बाई E। ये आपका टोटल प्रेशर ड्यू टू मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस निकलेगा। तो गैसेस जो आपने तीन डाले थे अभी कंटेनर में, जिनका इंडिविजुअल प्रेशर P1 था, P2 था और P3 था, और नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मोल्स जो थे उनके N1 थे, N2 थे, N3 थे, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना होगा तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V, वेयर R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन जो कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम आपका V कंटेनर का रहेगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में यहां से निकालना चाह रहा हूं। अगर आपको बताया जाएगा, बताइए ये जो आपने कंटेनर लिया, ध्यान दें, उसमें गैस ए जो था, देखिए गैस ए जो उसमें था उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 थे और प्रेशर जो था वो P1 था। आराम से समझिए। जो गैस 2 था, चलो मैं गैस 1 लिखता हूं यहाँ पे, जो गैस 2 था उसके नंबर ऑफ मोल्स N2 थे और उसकी वजह से जो प्रेशर था वो P2 था। और गैस 3 जो है, अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स N3 थे और प्रेशर जो था वो P3 था। अगर आपको P1 P2 P3 पता है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको P1 P2 P3 पता है और N1 N2 N3 पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो सीधे P टोटल। देखिए अगर आपको P1 P2 P3 दिया हुआ है तो आपको टोटल प्रेशर कैसे निकालना है? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, डायरेक्ट, दैट्स इट। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गैस ए के या गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3, तो भी आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। बहुत सिंपल है। ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है, ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन अगर आपको कभी कभार यह बताया गया नहीं, आपको जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, आपको जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है आपको दिया गया है पी टोटल ही आपको दिया गया, मानो यही आपको गिवन है, मानो यही आपको गिवन है, आप हमें बताइए इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर गैसेस का क्या होगा, तो उसके लिए क्या इक्वेशन, उसके लिए आप कैसे इक्वेशन को जो है वो फॉलो करेंगे, वो उसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान में रखेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें जो है अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर कि मैं आपको वो चीज कहने जा रहा हूँ, बिकॉज जो मैं अभी आपको अब इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर प्रॉब्लम्स पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये इक्वेशन वहां लिख के रखूंगा, उसके बाद मैं इरेज करूंगा, बिकॉज ये चाहिए मुझे अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं ये पी टोटल यहाँ पे लिख के रखूंगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R इंटू T अपॉन V। यही जो हमने टोटल प्रेशर की इक्वेशन निकाली, ये ले लीजिए या प्यारे बच्चों ये ले लीजिए, ये वन एंड द सेम थिंग है, और आप इसको इक्वेशन बी भी नाम रख सकते हो। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेट करता है? दैट द टोटल प्रेशर ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस at a particular temperature and in a particular vessel having a specific volume is equal to the sum of the individual partial pressures of the gases। आप वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और जब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमने इस फॉर्म तक आ गए। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये मैं इरेज करता हूं।
बिफोर कि मैं वो आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊं, पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वो चीज़ें पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा ध्यान दें आराम से। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बिकॉज मुझे ये टर्म आगे इस्तेमाल करनी है। फिलहाल के लिए अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान दो, उस कंटेनर में गैस 1 है और गैस 2 है। समझिए, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है, एक मैंने गैस 1 डाला, दूसरा गैस 2 डाला। गैस 1 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो मान लो N1 है। गैस 2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो है N2। बताइए, अगर आपको बोला जाएगा बताइए NT कितना है, व्हाट इज NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वो गैस 1 क्या होगा प्लस गैस 2 का होगा, दैट विल बी N1 प्लस N2। यहां तक समझिए। अब सुनो, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। अगर मैं कहूंगा बताइए मोल फ्रैक्शन, पहली बात ये टर्म्स आप जल्दी जल्दी याद रखें। मोल फ्रैक्शन एक मेथड होता है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हम एक सिस्टम की, इट इज ए मेथड जिससे हम एक सिस्टम की कॉन्सेंट्रेशन, एक सिस्टम की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने यहां पे लिया ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट। मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है जिससे हम एक सिस्टम की कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल की जाती है मोल फ्रैक्शन के लिए, वो एक्स की जाती है, ऐसे एक्स। एक्स इज द सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन। सबको क्लियर हुआ यहां तक? अब ध्यान दें, अगर मुझे इस सिस्टम में, जो मैंने यहां पे सिस्टम लिया, सिस्टम आपका ये है जिसमें दो गैसेस है, एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 है। टोटल नंबर ऑफ मोल जो सिस्टम में है वो है N1 प्लस N2। सिंपल। अगर आपको बताया जाए बताइए इस सिस्टम में, देखिए बताइए इस सिस्टम में मोल फ्रैक्शन गैस ए का कितना है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट कितना है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है x1 से। x इज द मोल फ्रैक्शन सिंबल एंड 1 मीन्स फॉर गैस फर्स्ट। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर, ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन के लिए जो डेफिनेशन वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किस गैस के लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, गैस फर्स्ट के लिए, तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया x1 से, तो वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फर्स्ट, N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2। इस चीज को ध्यान में रखें, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन किसी सिस्टम का निकालना हो, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होगा उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उससे आपको डिवाइड करना है, उसको मोल फ्रैक्शन हम कहलाते हैं। सबको समझ आया? सर मुझे बताइए, अगर ये गैस फर्स्ट के लिए, बताइए मुझे गैस सेकंड के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्या मैं वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं x2 से? जाहिर सी बात है, तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, दैट इज x2 का मतलब है गैस 2, तो वो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2। इस बात पे ध्यान दें और याद रखिए, मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है, हालांकि यहाँ दो कंपोनेंट्स ही है, तो यहाँ पे जो सम होगा उनका, दैट इज x1 प्लस x2, वो यूनिटी के बराबर होता है। इस चीज को याद रखना हमेशा के लिए। अब मोल फ्रैक्शन समझ आया कैसे निकालते हैं? एक कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो होता है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि मुझे ये टर्म आगे इस्तेमाल करनी है इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया आपको। अब बात समझिए, अब मैं इरेज करता हूं। देखिए, मैं फिर से अपनी उसी कंडीशन पे आता हूं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, वो किस पे था, एक टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V पे था, वो ये चीजें कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें कितने गैस थे सर, इसमें गैस 1 था, गैस फिर मैंने इसमें दूसरा डाला था, और फिर मैंने इसमें गैस तीसरा डाला था, ये पढ़ाया था मैंने। और मान लो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने, N1,
इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने N2 और इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स N3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। सबको समझ आया? आप देखिए सर, मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा, बताओ गैस 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो बताओ वो कितना होगा। उसके नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। इसीलिए मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 कितना होगा, दैट विल बी उसके नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ तक सबको समझ आया? और बताइए मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 किसके बराबर हो गई, उसके नंबर ऑफ मोल्स वो है N3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए, और ये पार्शियल प्रेशर का टोटल प्रेशर समझ आ गया। अब देखिए मैं क्या निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से उस इक्वेशन पे आऊंगा। किस इक्वेशन पे? मुझे बताइए प्रेशर P1 कितना था, प्रेशर P1 कितना था जब हमने पहले निकाला था। प्रेशर P1 अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इक्वेशन में दिखाया था P1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई V इंटू R इंटू T, बिकॉज ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। PV P1 इंटू V इज इक्वल टू N1 इंटू RT फॉर गैस A। फिर मैंने वॉल्यूम को डिवाइड किया बिकॉज वॉल्यूम सब में कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट गैस, यहाँ पे ध्यान देना, इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा P1, इसकी वजह से कितना होगा P2 और इसकी वजह से कितना होगा P3। तो वही P1 कितना है इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज N1 वॉल्यूम V था R इंटू T, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वही मैंने लिखा था यहाँ पे, दैट P1 इतना है। देखिए यहाँ पे P1 इतना है। बताइए P2 कितना होगा? सर P2 होगा N2 डिवाइडेड बाई V R इंटू T, ये मैं दिखा चुका हूँ पहले ही प्यारे बच्चों। और बताइए P3 कितना होगा, दैट विल बी N3 डिवाइडेड बाई V R इंटू T। अब देखिए, अब आप क्या करें काम, इन इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को टोटल प्रेशर से डिवाइड कीजिए और देखिए वहां पे क्या मिलता है। देखिए मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखूंगा, डिवाइड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, डिवाइड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स बाय द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है वो कोई टेंशन नहीं है, वो इक्वेशन बी से आपने निकाला है। यहाँ पे डिवाइड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स बाय द टोटल प्रेशर, देखो हमें क्या मिलेगा। चलिए पहले P1 लेते हैं, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पहले P1 लेते हैं। P1 को डिवाइड करना है P टोटल से, PT से। समझो बात को, डिवाइड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स बाय द टोटल प्रेशर। देखिए इज इक्वल, बताइए P1 किसके बराबर है, यहाँ पे P1 किसके बराबर है, दैट इज N1 RT डिवाइडेड बाई V, यही है N1 RT डिवाइडेड बाई V। बताइए टोटल प्रेशर कितना है, मैं यहाँ पे लिखूँ होल डिवाइडेड बाई, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू शाबाश RT डिवाइडेड बाई V। अब देखो इसको उल्टा करो तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये होगा N1 RT, इसका डिवीजन V और उसका जो V है वो वाला V ऊपर आएगा, समझिए बात को, डिवाइडेड बाई, अब ये देखो ये नीचे क्या है N1 प्लस N2 प्लस N3 और इसका मल्टीप्लाई क्या है R इंटू टी, और ये V नीचे आएगा तो R इंटू टी इंटू V। सबको क्लियर हुआ? देखो किसके बराबर हुआ, मैं फिर से लिखूंगा P1 डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल टू RTV कैंसल। सबको क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? किसके बराबर निकला, ये निकला बराबर N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। यहां तक समझ आया? देखिए बताइए N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वो हो गया ना मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, दैट इज गैस 1, दैट इज गैस 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं P1 डिवाइडेड बाई PT टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो यहाँ पे।
दैट मीन्स अगर आप इंडिविजुअल प्रेशर गैस 1 का लोगे और उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड करोगे, उनका रेशियो जो होगा वो आपको गैस ए का मोल फ्रैक्शन देगा, दैट्स x1। जरा आप मुझे बताइए, अगर आपको P1 निकालना होगा किसके बराबर होगा, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 और मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं? बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा, देखो n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, इस टर्म के बजाय मैंने क्या इस्तेमाल किया, देखें x1, बिकॉज x1 किसके बराबर है, n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, जो मैंने अभी थोड़ी देर समझाया। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए या गैस 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो यहां पे जो इक्वेशन आ गई आपको, यानी कि अगर आपको गैस ए का, देखो यहां पे मैं स्टार डाल देता हूं और यही इक्वेशन में ऊपर फिर से लिखूंगा, दैट मींस आपके लिए इक्वेशन है दैट इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट, अगर आपको निकालना होगा, अगर आपको उसका मोल फ्रैक्शन पता है दैट इज x1, और अगर आपको टोटल प्रेशर दिया है तो आपको इंडिविजुअल प्रेशर आराम से निकलेगा। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं सिमिलरली, अगर मुझे गैस 2 का पार्शियल प्रेशर ढूंढना हो तो वो हो गया बराबर उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, दैट इज x2 मल्टीप्लाइड बाय p टोटल, दैट इज टोटल प्रेशर। और सिमिलरली अगर मुझे P3 निकालना हो, अगर मुझे P3 निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, x3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर। तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे, इन जनरल अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर उसको मैं लिखूंगा PI, वो किसके बराबर होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है वो मैं लिखूंगा XI मल्टीप्लाइड बाय PT, दैट इज टोटल पार्शियल प्रेशर। और टोटल पार्शियल प्रेशर आपको यूजुअली सिस्टम में दिया होगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, लेकिन आप इस बात को समझिए। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे हमें एक नोट आ गया। नोट क्या है, देखो नोट क्या है, मैं फिर इसको फिर से जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन दूंगा आपको। नोट यहाँ पे आपको ये आया दैट ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस दिखाई ना, ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल देता हूं। तो नोट क्या है दैट partial pressure of any gas, partial pressure of any gas is equal to the product of its mole fraction and total pressure, वही होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। सबको क्लियर हुआ? यानी कि अगर आपको एक कंटेनर में 3 गैसेस दिए हैं और अगर आपको 3 गैसेस का टोटल प्रेशर दिया है, पी टोटल ऑलरेडी वहीं पे दिया है, और आपको बताया जा रहा है बताइए गैस फर्स्ट या गैस सेकंड या गैस थर्ड का प्रेशर कितना होगा, आपको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, अब एक्स आई निकालोगे कैसे, एक्स आई आपको निकालना पड़ता है, उसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स से उनको डिवाइड करना पड़ेगा, वहां आपको मोल फ्रैक्शन निकलेगा। सबको समझ आया? तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ये कहता है हमें कि अगर आप एक कंटेनर लेते हो, उस कंटेनर में आप 2 से ज्यादा गैसेस लेते हो, तो उन गैसेस की वजह से जो टोटल प्रेशर आएगा वो उन्हीं गैसेस का जो है इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, ठीक है ना। और उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स को पार्शियल प्रेशर्स भी कहते हैं। तो अगर हम ये इंग्लिश में आपको स्टेटमेंट दे दें तो Dalton's law of partial pressure states that the total pressure due to the mixture of gases in a particular container at a particular temperature is equal to the sum of its individual partial pressures। तो उसके लिए मैंने आपको बताया that total pressure will be equal to sum of individual partial pressures। and in terms of number of moles जब हमने निकाला आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करके, तो वो इक्वेशन इसके बराबर आ गई, यानी कि P total will be equal to total number of moles, that is N1 plus N2 plus N3
मल्टीप्लाइड बाय आर टी डिवाइडेड बाय वी। और इंडिविजुअल प्रेशर्स का भी हमने जब इस्तेमाल किया तो वो ये आ गया। तो उसके बाद हमने उनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, और मोल फ्रैक्शन के थ्रू और टोटल प्रेशर अगर आपको पता है तो आप इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो आप इस चीज पे ध्यान दें। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक पे ही दी है, बिल्कुल इसी पे दी है, ठीक है ना। तो हम वो सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद, और तब तक जो है, और उसी के साथ हमारा ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट है विद लेक्चर नंबर 20, ये इंशाल्लाह कंक्लूड हम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको फिर से देख लीजिए, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर्स को टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, और अगर टोटल प्रेशर दिया है तो आप मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स गैसेस का कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दो। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आई ना, ठीक है ना, तो आपको एग्जामिनेशन में इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और वो भी बहुत कम टाइम इस्तेमाल करके। लेकिन मैं आपको पहले अच्छे से ये प्रॉब्लम समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 10 ग्राम नियॉन। तो पहले मैं आपको जो है प्रोसेस समझाता हूँ क्या है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, देखिए मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है, नियॉन और डाइऑक्सीजन का मिक्सचर है। नियॉन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसने कहा डाइऑक्सीजन। नियॉन जो है नोबल गैसेस होते हैं, वो एटॉमिक होते हैं, तो इसलिए खाली नियॉन डाइऑक्सीजन लिखा है। तो मिक्सचर है उसमें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक तो नियॉन है और दूसरा जो है ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर, मिक्स। आई हैव अ नियॉन ऑक्सीजन गैस मिक्सचर। यहां तक समझ आया? ओके। उसमें क्या है, उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन के हैं और 10 ग्राम नियॉन के, यानी कि ऑक्सीजन मतलब यहां पर डाइऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। तो दैट मीन्स आपका ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया है, 16 ग्राम्स, और नियॉन का कितना दिया है, 10 ग्राम्स। आपकी एनसीईआरटी में थोड़े से वैल्यूज डिफरेंट है, मैंने ये खुद लिए वैल्यूज सो दैट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं है। अब देखिए दूसरी बात, इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस कौन कौन है, नियॉन और ऑक्सीजन। इफ द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार्स। इसका मतलब ये जो 25 बार है ना, ये प्यारे बच्चों टोटल प्रेशर दिया है, यानी कि पीटी दिया है ये। सो इसका मतलब ये है दैट टोटल प्रेशर जो है पीटी वो कितना है, वो दिया है। दैट मीन्स दैट इज प्रेशर ड्यू टू नियॉन प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन जो है वो टोटल दिया है आपका 25 बार। इस बात को समझिए, यानी कि आपको टोटल प्रेशर इनका दिया है, आपको इंडिविजुअल प्रेशर नहीं पता है, आपको टोटल प्रेशर दिया है और वो 25 बार है। आपको क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। आप हमें बताइए इस गैस और इस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। टोटल प्रेशर दिया है, इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, तो आपको क्या चाहिए? अगर आप इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा इंडिविजुअल प्रेशर गैसेस का मिक्सचर में निकालने के लिए आपको उस गैस का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, उसको सीधे आपको मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर से करना है। तो इसका मतलब है टोटल प्रेशर तो दिया है, वो तो 25 बार है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे खाली मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल ढूंढना है। लेकिन मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, मास दिया है। तो आपको क्या मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, बात समझिए। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे नियॉन। तो देखो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स की जो फॉर्मूला है तो वो देखो क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या जिसको मोलर मास कहते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं नंबर ऑफ मोल्स फिलहाल निकालूंगा ऑक्सीजन गैस के लिए। तो बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, किसके लिए निकालने हैं, O2 के लिए निकालने हैं। बात समझिए यहाँ पे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के कितने बराबर हो गए? वो होगा मास ऑफ सब्सटेंस, वो तो दिया है 16 ग्राम, तो मैं लिखूंगा 16 ग्राम डिवाइडेड बाई, बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 32 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स पर मोल, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो देखो किसके बराबर होगा, देखो आपकी बुक में 16 ग्राम्स नहीं दिया है, वहां पे 70 पॉइंट कुछ दिया, मैंने जानबूझ के 16 इसलिए दिया सो दैट आपको जो है डिवीजन में जो है आसानी हो जाए, सिंपलीफाई करना आसान हो जाए। 16 1 आ 16 2 आ, तो किसके बराबर हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर जाएगा तो ये बन गया मोल। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मैं लिख सकता हूँ 0.5 मोल, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, खाली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको निकले 0.5 मोल। जरा मैं ऐसे ही निकालूंगा, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन गैस में निकालूंगा, वो भी मैं ऐसे ही फार्मूला यूज करूंगा। मास ऑफ नियॉन वो कितना है, वो 10 ग्राम्स दिया है, देखिए 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन जो होता है, मतलब जिसको आप कहते हैं मोलर मास, तो वो इसका डबल ही होता है, दैट इज 20 ग्राम्स, दैट इज 20 ग्राम्स पर मोल। देखिए फिर से ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये एक जीरो चला गया, तो यहां पे भी निकला 1/2 मोल। 1/2 मोल कितना होता है, ये भी निकला 0.5 मोल। देखिए तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 मोल निकला। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कितना निकला, वो भी निकला 0.5। अब ध्यान दे यहाँ पे, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिलहाल निकालूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ये निकालेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ऑक्सीजन का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, चलिए ठीक है, मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखूंगा। बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, तो वो मैं लिखूंगा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। सबको क्लियर हुआ, तो किसके बराबर हो गया 0.5 प्लस 0.5, यानी कि आधा प्लस आधा, तो वो कितना हो गया, वो हो गया टोटल 1 मोल। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको 1 निकला। अब निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं लिखूंगा x, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना कैसे होता है कि उसके कितने मोल्स है उसको डिवाइड करना है टोटल मोल्स से। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स है 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हैं दैट इज 1, तो 0.5 को 1 से डिवाइड करो, वो फिर से कितना आया, वो तो 0.5 आया। यहाँ पे 0.5 मोल था, यहाँ पे भी 1 मोल था, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ये मोल्स का फ्रैक्शन होता है, तो यूनिट जो है ये यूनिटलेस है। जब ये यूनिटलेस होगा डायमेंशनलेस भी होता है, ठीक है ना, फिजिक्स में डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जरा इसी तरीके से मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन किसके बराबर होगा, तो मोल फ्रैक्शन दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन दैट इज इक्वल टू 0.5, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फिर से 1 निकलेंगे, तो वो भी निकला 0.5। आप देखिए गो इसका क्या मतलब हुआ, आपको मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का भी निकला, आपको मोल फ्रैक्शन नियॉन का भी निकला। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको करना क्या है, अब हमने जो निकालना था वो क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो बताइए देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाई, वो होगी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मैं कहूंगा सर वो होगी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर जितना होगा, ठीक है ना। तो बताइए वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.5 इंटू बताओ टोटल प्रेशर कितना है, वो तो दिया था 25 बार, इक्वल टू 25 बार, तो किसके बराबर हो गए 0.5 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो किसके बराबर होगा 5 5 25, ओके, तो 2 कैरी लाओ गया, तो 5 2 are 10 और 2 हो गए 12, तो दैट इज 12.8 के बाद है इट विल बी 12.5, तो इट विल बी 12.5 बार। देखिए
तो इसका मतलब हुआ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस जो आपको निकलेगा वो 12.5 बार आपको आंसर आएगा। यानी कि 25 बार जो टोटल प्रेशर है उसमें से 12.5 दैट इज 12.5 जो है वो ऑक्सीजन की वजह से है। तो बताओ दूसरा कितना होना चाहिए? अगर आप यहां से निकालोगे ना, टोटल है 25 बार, उसमें से ऑक्सीजन का कितना है 12.5, तो 25 माइनस 12.5 वो निकलेगा आपको फिर से 12.5, वो फिर से 25 निकलेगा, और आप वैसे निकालो तो भी निकलेगा। तो बताइए यहाँ पे दो तरीके हैं आप निकालने के, चेक कीजिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन गैस किसके बराबर होगा? वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो बताओ वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना निकला था? 0.5। टोटल प्रेशर तो फिर से 25 बार है, ठीक है, तो वो फिर से निकलेगा 12.5 बार। तो वही देखो 12.5 बार प्लस 12.5 बार दैट इज इक्वल टू 25 बार टोटल। तो अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिए अल्टरनेटिवली आप प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते थे। आपको पता था पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नियॉन दैट इज इक्वल टू पी टोटल, ठीक है ना। और वो कितना था? वो था 25 बार। अब आपको निकालना क्या था? पी ऑक्सीजन आपको निकला था 12.5 बार, तो आप ऐसे भी, तो पी नियॉन कितना होगा आप ऐसे भी लिख सकते थे, देयरफॉर पी नियॉन विल बी इक्वल टू पी टोटल दैट इज 25 बार माइनस पी ऑक्सीजन आएगा दैट इज 12.5 बार। तो फिर से आता दैट पी ऑफ नियॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन विल बी इक्वल टू 25 माइनस 12.5 दैट इज अगेन इक्वल टू 12.5 बार। दैट्स इट। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी, तो ध्यान रखें अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दिखाई, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे पूछी जाती है। तो आपको इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जब गैसेस का निकालना होगा, आपको टोटल प्रेशर दिया होगा, आपको खाली मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैसेस निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। तो इसके रिलेटेड अब जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी रेफरेंस बुक में दी है या आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है, तो आप प्लीज उनको जाके कीजिए, और इस पे कोई भी सवाल गलत नहीं होना आपका चाहिए, ठीक है ना। और मुझे वैसे एक स्टूडेंट ने कहा था सर ये टॉपिक हमें रह गया था और मैं भूल गया था बेसिकली, तो चलो मैंने आज आपको पढ़ाया। और उसने ये भी कहा था कि सर वहाँ पे शायद मॉलिक्यूलर स्पीड्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट आप मोशन में फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में बाजाबता आपको डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी, वहाँ पे आपको एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़नी है, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़नी है। तो हालांकि मैं आपको जनरली वहाँ पे इक्वेशंस दे दूंगा, लेकिन गोटाफिकेशन याद रखने से बेहतर है आप डेरिवेशन की तरफ जाइए, वो आपको फिजिक्स सर दिखाएंगे। लेकिन हाँ उस पर भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। तो विद दिस लेक्चर नंबर 20 वी हैव फिनिश्ड our unit that is states of matter. Inshallah we are going to meet in the next video, that will be of the first video lecture of thermodynamics. So my dear students, आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए मुझे इजाजत। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।